नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त नीरज भारद्वाज, देश के जननायक इस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता हूं। सच और हिम्मत का जो इंसान हो साथी, वक्त भी उसके कदम छूने को बेचैन हो साथी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान की जो सिर्फ एक वकील नहीं, एक विचार है। दोस्तों, किसी शायर ने कहा है कि जिसमें हो जुनून, जो सच्चाई का हो आशिक, वही लिखता है तारीख और बन जाता है काबिले तारीफ। आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी आपको सुनाएंगे जो सिर्फ एक नाम नहीं, एक मिसाल है। एक वकील, एक राजनेता और एक समाज सेवक है। इनकी कहानी फिल्म से कम नहीं है, जिसमें संघर्ष भी है, इंसाफ भी है और एक मिशन भी है। दोस्तों, जिंदगी जब इम्तिहान लेती है ना, तो इंसान के पास सिर्फ दो रास्ते रहते हैं, या तो वो टूट जाता है या फिर चट्टान बन जाता है। आज जिस महान इंसान के बारे में बात करने जा रहा हूं, उस शख्स का नाम है एडवोकेट इंद्रपाल सिंह। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? घर इतना छोटा कि अगर एक कोने में माँ रोटी बेल रही हो, तो दूसरे कोने में इन बच्चों की खुशियां, इनके सपने सब खिल रहे होते। बस यही दुनिया, यही साथ जीने की कोशिश कर रहा होता था वो इंसान। जिन घरों में हवा भी इजाजत लेके आती थी, वहां के बच्चों के सपने भी कमाल के होते हैं। उनके पास नए कपड़े कभी नहीं रहते। जो बड़ा भाई पहनता, वही छोटा भाई उस कपड़े का मिलने का इंतजार करता रहता। और जब कपड़े मिलते भी, तो सिर्फ मिलते नहीं थे कपड़े, उसे सीना भी पड़ता था, उसे रफू भी करवाना पड़ता था। और जब कभी नए कपड़े मिलते थे, तो वो दिन दिवाली से कम नहीं होता था इनके लिए। एक दिन उनके दोस्तों ने उनका मजाक उड़ाया कि यार, तू हर रोज फटे पुराने कपड़े ही पहनता है। बहुत शर्म आई उस दिन, बहुत दुख हुआ। लेकिन उस दिन उन्होंने इरादा कर लिया कि अब मेरा कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा, बल्कि मेरी कहानियां सुनेगा। जो हसरतें कपड़ों में छुप जाती है, वही एक दिन दुनिया की पहचान बन जाती है। इनके कपड़े बड़े नहीं थे, सपने बड़े थे। बचपन में नए नोटबुक्स लेना भी इनका एक सपना था। स्कूल में बड़े भाई की पुरानी नोटबुक से
काम चलाना पड़ता था भाई साहब को। नोटबुक के जितने भी खाली पन्ने होते थे उन्हें निकाल कर, उन्हें जोड़कर एक नई नोटबुक तैयार करते थे। उन्होंने एक तरीका निकाला कि ऐसे दोस्त बनाओ जिनके पास किताबें हों। किसी से अगर दोस्ती करनी है तो सिर्फ और सिर्फ वजह एक कि उसके पास किताब होनी चाहिए। रोशनी कम थी लेकिन इरादे चमक रहे थे। वो सीधा लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करते। कई बार पेट खाली होता लेकिन दिमाग सपनों से भरा रहता। कई बार कॉलेज की कैंटीन में अगर चाय पी लिया तो उनके लिए लग्जरी होता था। कहते हैं ना, जिसने भूख को सहा हो उसी को रोटी की सही कीमत समझ आती है। इनके पिताजी चाहते थे कि इंद्रपाल कॉलेज छोड़कर फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दे। दोनों बड़े भाई ने पढ़ाई छोड़ दी थी, फैक्ट्री में काम शुरू कर दिया था। इंद्रपाल के सामने भी वही चुनौती थी, या तो कॉलेज छोड़ो या घर की जिम्मेदारी उठाओ। एक दिन पिताजी ने कहा कि बेटा, किताबों से पेट नहीं भरा जाता है। अगर भूख लगी हो ना तो फैक्ट्री में काम करना शुरू करो, वो सीखो काम। 2 वक्त की रोटी किताबों से नहीं, कमाई से मिलती है। उस दिन इनके आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने एक और फैसला ले लिया कि मैं पढ़ाई भी करूंगा और फैक्ट्री में काम भी करूंगा। सुबह फैक्ट्री में लोहे का मशीन चलाना होता था और शाम को कॉलेज की पढ़ाई। और रात में लाइब्रेरी बंद होने के बाद उसी कंपाउंड में लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर पढ़ाई क्या करना शुरू कर दिया उन्होंने। यही रूटीन बन गया था उनका। उनके दोस्तों को लगता था कि भाई अमीर लड़का है जो लाइब्रेरी में सिर्फ टाइम पास करने आता है। कोई नहीं जानता था कि उसके जेब में 1 रुपया भी नहीं होता था। फैक्ट्री की थकान मगर सपनों की उड़ान। कहते हैं जिंदगी ने जो आज सिकंदर बनाया है उसने ही कभी हर रात छुपकर आंसू बहाया है। दोस्तों, ये सब कहानियां सिर्फ एक सफर का हिस्सा है। जो लड़का नए कपड़े तक नहीं ले सकता था आज एक मशहूर वकील, एक लीडर और एक जननायक है। Swami Vivekanand Subharthi University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharthi University. NH 58 Meerut, Delhi, NCR. जिस धाम पे मिलते हैं मेरी यात्रा के संग संग जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में। मेरी यात्रा चलता रहा है सुभारती टीवी पर। Ras Bihari Bose, Subharti University, Dehradun. The road to your professional development starts here. Registration and admissions are open. For more info, dial 761-758-5561, 761-758-5566 or log into our website www.rbbsu.edu.in. श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम कमलाचार्य जी महाराज वाराणसी के मधुर वाणी में श्री राम कथा का भव्य आयोजन। दिनांक 28 फरवरी से 4 मार्च 2025, समय सुबह 11 बजे से सायं 4 बजे तक, स्थान श्री कुंवर महाराज मंदिर, ग्राम कछुआ, तहसील आंतरी, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश में किया जा रहा है।
परीक्षित श्री श्री 1008 श्री कुंवर महाराज, मुख्य श्रोता श्री कृष्ण शर्मा पटसारिया, संपर्क 9839266546 7800626262। कथा का सीधा प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। क्या बात है रवि, बड़े परेशान लग रहे हो। क्या बोलूं पायल, मेरे भाई की नशे की लत तो बढ़ती ही जा रही है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मेरी मानो अपने भाई को सुभारती नशा मुक्ति केंद्र ले जाओ, वहाँ तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने वहाँ से लोगों को ठीक होते देखा है। जल्दी करो, तुम्हारे भाई की जिंदगी का सवाल है। विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त उत्तराखंड का विश्वसनीय नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र। किसी भी नशे की गिरफ्त में फंसे रोगी या उसके परिजन संपर्क करें। कानून गलत है, ये हाई कोर्ट की अवमानना है, सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया है। कामयाबी की बुलंदी तक पहुंचने के लिए सिर्फ सपने नहीं, हिम्मत, मेहनत और एक जिद भी चाहिए। किसी शायर ने बेवकूफी कहा है कि जो सच के रास्ते चलता है छाया भी साथ छोड़ देती है, पर जो न्याय और कानून का सिपाही होता है वही एक दिन तारीख लिखता है। सचिन वदे ने माफी का साक्षीदार बनने यानी कि अप्रूवर बनने के लिए ईडी के सामने एक अर्ज किया है। वो अर्ज करने का उसको अधिकार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ईडी ने जो चार्जशीट फाइल की है उसमें वो आरोपी नंबर 1 है, वो मुख्य आरोपी है, उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा है, वो एक्टिव पार्टिसिपेंट है और उसका रोल बहुत ज़्यादा है उसके अंदर। दोस्तों, धूप कितनी भी तेज हो छाया मिल ही जाती है, हौसले बुलंद हो तो राह निकल ही आती है। बीकॉम करने के बाद मित्तल कॉलेज में लेक्चर लग गए और एमकॉम की पढ़ाई के साथ साथ लॉ परस्यू किया। पर एक वाकया ने उनकी सोच बदल दी। भाई साहब को कॉलेज के किसी काम के सिलसिले में उन्हें हाई कोर्ट भेजा गया काउंसिल की ब्रीफिंग के लिए। वहां इन्होंने देखा कि भाई वकील लोगों का तो रुबाब ही कुछ और है, और तभी तय कर लिया इन्होंने कि लॉ प्रैक्टिस ही इनका सही रास्ता होगा। जब 1995 में अंडरवर्ल्ड का टेरर अपनी चरम सीमा पर था, तब डॉक्टर इंद्रपाल सिंह ने बड़े बड़े क्रिमिनल केसेस लड़ना शुरू कर दिया था। 1995 से लेकर 2007 तक उन्होंने हाई प्रोफाइल केसेस हैंडल किए। चंदनवाड़ी मर्डर केस, वसंत शाह मर्डर केस जैसे कई बड़े मामले उनके हाथों से सुलझे। जो सच का साथी हो उसको डर कैसा, इंसाफ के रखवाले को अंधेरों से क्या वास्ता। सोचिए दोस्तों कि एक ऐसा इंसान जो एक एक पैसा जोड़कर पढ़ाई करे और वो जब कोर्ट में केस लड़ता है तो क्या वो एक वकील होता है या एक मिशन लेकर चलने वाला इंसान। मुंबई के एक 1 रूम किचन वाले घर से शुरू हुआ एक सफर जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जैसे बड़े बड़े अदालतों तक पहुंचे। फाइनेंशियल स्ट्रगल के बीच भी उन्होंने अपने एजुकेशंस को अपनी ताकत बनाया, जिसने कल्याण मटका जैसे मुश्किल और कंट्रोवर्शियल केसेस में कानून का सहारा लिया और न्याय की एक नई मिसाल बनाई। इन्होंने कोर्ट रूम को एक जंग का मैदान बना दिया, जिनमें इनकी तलवार थी, इनका ज्ञान, और ढाल थी इनकी ईमानदारी। कल्याण मटका के बड़े प्लेयर्स जैसे विनोद भगत और रतन खत्री, इन दोनों ने इनको हायर किया। कल्याण मटका के तमाम मामले को इन्होंने अपनी सूझबूझ से बखूबी सुलझाया और जस्टिस सिस्टम का हिस्सा बना। इस हाई प्रोफाइल कल्याण मटका केस में प्रोसिक्यूशन ने अपना आर्गुमेंट्स दिए। केस मजबूत लग रहा था कि तभी डॉक्टर इंद्रपाल सिंह ने एक अनएक्सपेक्टेड एविडेंस सामने रखा।
इन्होंने जज से कहा, माय लॉर्ड, कानून सिर्फ एक किताब नहीं, एक तरीका है समाज सुधारने का। अगर कानून का सही उपयोग ना हो तो निर्दोष भी दोषी बन सकता है। उस दिन कोर्ट में सिर्फ कानून नहीं बोला, इंसाफ बोला। इन्होंने विनोद भगत को मर्डर केस से निर्दोष साबित कर इन्हें न्याय दिलाया और बाइज्जत बरी करवाया। क्या कानून का मतलब सिर्फ सजा है, या फिर एक लॉयर का काम है सच को सामने लाना? लीगल दुनिया में नाम बनाने के बाद उन्हें लगा कि सिर्फ कानूनी लड़ाइयों से समस्या का हल नहीं मिलेगा, सिस्टम को अंदर से बदलना पड़ेगा। इस वजह से इंद्रपाल जी ने राजनीति का दामन थाम लिया, लेकिन समझौता नहीं किया। उन्होंने चुनावी मैदान में कदम रखा। इस बात पर मुझे एक शायरी याद आ रहा है, सियासत के बाजार में बिकने को सब तैयार है, जो बिका नहीं वही असली संस्कार है। इंद्रपाल सिंह सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं आए, बल्कि आवाम की आवाज बनने के लिए आए। गरीब मजदूर और बेसहारा लोग को जो अपनी शिकायतें लेकर दर दर घूमते रहते थे, उनके लिए आए। उनको एक नेता नहीं बल्कि नेता के रूप में एक सॉल्यूशन मिल गया था। इंद्रपाल सिंह कोई अपना मिल गया था। उनका पॉलिटिकल कैरियर शरद पवार जी के साथ जुड़ गया था। एनसीपी के महाराष्ट्र प्रदेश सचिव भी बने और पार्टी के विकास में इन्होंने बमन पचपुते के नेतृत्व में अपना योगदान भी दिया। रास्ते आसान नहीं होते, चलने वाले हिम्मत वाले होते हैं। जो मुश्किलों को हरा दे वही असली सोच वाले होते हैं दोस्तों। पॉलिटिकल करियर में भी उन्होंने ना कभी लीगल फंडिंग ली, ना कभी सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज किया। बार लाइसेंसिंग के अनएथिकल प्रैक्टिस से भी दूर रहे। लेकिन पॉलिटिक्स में इन्हें एक बड़ा लेसन मिला, हारने का दुख। सोचिए, जिसे आप अपना समझते हैं वही आपको वोट ना करे तब कैसा लगता होगा। इलेक्शन में उनके नजदीकी लोगों ने भी उनको वोट नहीं दिया। जब पूछा गया उनसे तो बात ही हुई, मुस्कुरा कर मिले और निकल लिए। उस दिन समझ में आया कि पॉलिटिक्स में जीत सिर्फ वोट्स की नहीं होती है, कभी कभी आपकी सोच की भी होती है। उनका एम सिर्फ एक था, इंसाफ और सेवा। गोरई डंपिंग ग्राउंड प्रोटेस्ट, इलीगल एक्टिविटीज में कानूनी सॉल्यूशंस और कम्युनिटी वेलफेयर के लिए उन्होंने कई मोमेंट्स लीड किए। इन्होंने सिख कम्युनिटी के गुरुद्वारा ट्रस्ट और माइनॉरिटी कमीशन में भी अपना योगदान दिया। सेवा करने का जुनून हो तो रास्ते मिल ही जाता है। जो सबके बने असल में जननायक वही कहलाता है। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ कानून की रक्षा नहीं बल्कि समाज को सुधारने का काम भी करता है। उनका सफर एक नई पहचान का सबूत है। दोस्तों, एक सच्चा इंसान अपनी सफलता से नहीं अपनी सोच से पहचाना जाता है। जो अंधेरों से लड़ सके वही रोशनी फैला सकता है। दोस्तों, एडवोकेट इंद्रपाल सिंह एक मिशन है, एक मिसाल है। उनका सफर एक वकील का नहीं, एक नायक का सफर है। ऐसे जननायक को सलाम करते हैं। जाते जाते एक ही बात कहूंगा दोस्तों,
एक दिया अंधेरों से नहीं डरता और एक सच्चा इंसान अपने ईमान से नहीं हटता। तो ऐसे जननायक को क्यों न करें सलाम। दोस्तों, अपने होस्ट दोस्त नीरज भारद्वाज को इजाजत दीजिए। अगले सेगमेंट में ऐसे ही दमदार अच्छी पर्सनालिटी एक जननायक से आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनकी कहानियां बताएंगे, उनके बारे में सुनेंगे तो आप भौचक्के रह जाएंगे। यकीन कीजिए। जय हिंद। परमहंस महंत श्री पुनीत गिरी जी महाराज के रसमयी अमृत वाणी में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन। कथा स्थल भगवान धाम कबीर आश्रम धर्मशाला ट्रस्ट भूपतवाला हरिद्वार में। दिनांक 30 मार्च से 5 अप्रैल 2025। समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जा रहा है। मुख्य यजमान श्री पंकज जैन, श्रीमती शैलजा जैन एवं सह परिवार। इस भव्य आयोजन का सीधा प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। दोस्तों, ये सिर्फ एक नाम नहीं, एक सोच है, एक जज्बा है, एक जुनून है। कहते हैं जिसने रोशनी का दामन थाम लिया हो वो आंधियों में भी चिराग जला सकता है। इतिहास गवाह है। ये कहानी है उस आम आदमी की जो समाज का एक आईना बना, एक आवाज बना, जो बना जननायक। गांव में ऐसे कई लोग हैं जो शिक्षा के विरुद्ध हैं। पीढ़ियां बदल जाएगी पर इनका घमंड नहीं टूटेगा। बकवास बंद कर। ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है, समझी? जिस टीचर ने सारे गांव का दिमाग खराब कर रखा है, क्या वो तेरी फीस देगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये क्या सिर्फ सरकार का अभियान है? हमें भी तो काम करना होगा। 10 दिन के अंदर अंदर लड़के वालों को बुलाकर इसकी शादी कर। अरे मुखिया जी, लड़की तो ठीक ही कह रही है। कॉलेज पढ़ेगी तो ही तो नौकरी करेगी। लड़की की शादी तो पढ़ाई के बाद भी हो सकती है। हाँ, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो इस इलाके में हमारी बात नहीं मानता उसका असर क्या होता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। भगवान ने जिस बच्ची को पृथ्वी पर भेजा है, तुम भगवान के पास वापस भेज रहे हो। ये क्या कर रहे हैं? दो बच्ची पैदा होते ही अपने माँ बाप को निकल गई, उसे जीने का कोई हक नहीं है। तुम होते कौन? तुम होते कौन हो इस बच्ची के जीने मरने का निर्णय लेने वाले? इसकी बलि देने से देवी प्रसन्न होगी। पूरी सारी अब वो सरकार नहीं हुई, तुम्हारा पुरखों वाला जमाना अब नहीं है, अब बदलना होगा उसे। अब याद रखना, इस गांव से कोई भी बच्ची या किसी की भी भगवान को बलि नहीं दी जाएगी। आपने अपनी सारी जिंदगी दे दी इस गांव की बेटियों के लिए। माँ तुम्हारी साक्षी से मैं इस बच्ची का स्वीकार करता हूँ। इसको जब दुनिया देखेगी तो ये एक मिसाल होगी, इसका वचन देता हूँ। पर भैया, इसका नाम क्या रखोगे आप? सरस्वती, सरस्वती, सरस्वती। पैदा होना मतलब घर में लक्ष्मी का आना है। सरकार ने छोटे किसानों का कर्जा माफ कर दिया। सच में? कल तुम ऑफिस चले जाओ, फॉर्म भर देना। पापा, आपने मुझे स्कूल में क्यों डाला? वो इसलिए बेटा कि ताकि हमारी लाडली बिटिया बड़ी होकर अपने पापा का नाम रोशन करे। और माँ का? आपने दीदी को स्कूल क्यों नहीं भेजा? आपने बहुत गलत किया। आपने क्यों नहीं भेजा दीदी को स्कूल? सारे फसाद की जड़ ये बेटी पढ़ाओ देश पढ़ाओ, ये बेहुदा आंदोलन गलत है। नहीं, गांव की लड़कियां अगर पढ़ लिख कर खुद के पैरों पर खड़ी हो रही है, उसमें गलत क्या? उसे पैर पे खड़े होना नहीं, पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहिए। उस दिन का इंतजार है मुझे जब मैं तुम्हें यूनिफॉर्म में देखूंगा। सैल्यूट मैं मारूंगा।
बेटा तुम एक मिसाल होने वाली, मेरे लिए तो हो, दुनिया के लिए होना, अपने देश के लिए होना। हमारे गांव में अश्लीलता की कोई जगह नहीं है। हमारे गांव में ये जीन्स, ये पैंट नहीं चलेगी। फैशन के नाम पर यहाँ फालतूगिरी नहीं चलेगी। ये अश्लील नहीं है। नंदकिशोर, मुझे मुखिया जी का फैसला मंजूर है ना? मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। ये अश्लीलता हमारे गांव में नहीं चलेगी। आप डरा रहे? किसको डरा? सारे फसाद की जड़ ये मास्टर, मैं तो कहता हूं उसे खत्म कर दो, उखाड़ फेंको इसे, ताकि कोई भी इसके बाद पंचायत के फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत न करे। खबरदार! अब तुम्हारा खेल खत्म। अगर तुमने गांव की किसी भी लड़की पर कोई भी तरह की जबरदस्ती की या कोई गलत फैसला सुनाया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सरस्वती, तुम